लास्ट क्लास में जो फ्रैंक और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट आपने किया था, जिसमें पूरा एक चैम्बर बनाया गया, उसके अंदर पारे की वाष्प भरी गई, फिर एक साइड से हम इलेक्ट्रॉन भेजते थे ज़्यादा एनर्जी के, और दूसरे साइड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की हम एनर्जी देखते थे कि उनके पास कितनी एनर्जी बची हुई है, और उसके आधार पर हमने कई सारी स्टेप्स बनाई थी, कई सारे ऑब्जर्वेशन लिए, और ये सारी बातें पता लगाई कि वाकई में एटम कुछ निश्चित ऊर्जाओं का अवशोषण करते हैं। किसी भी ऊर्जा को देने से वो उसका अवशोषण करेंगे ऐसा नहीं होता। उसमें जो चीज़ हमने देखी थी उसमें ये देखा सबसे पहले कि पारे के जो एटम्स थे, मरकरी हमने भरा हुआ था उसके अंदर, तो मरकरी के जो एटम्स थे वो सबसे पहले जिस ऊर्जा का उन्होंने अवशोषण किया था वो एनर्जी आपकी 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी। दूसरी जिस ऊर्जा का उन्होंने अवशोषण किया था वो 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तीसरी 8.84 या 8.80 के आसपास थी एनर्जी जिसका उन्होंने अवशोषण किया हुआ था। और जब 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स भेजे गए चैम्बर में, तो पारे के जो परमाणु थे वो क्या हो गए, आयनित हो गए। समझ आ रहा है आपको? अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि 4.86 का उन्होंने अवशोषण किया, 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी अवशोषण किया, 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी एब्जॉर्व किया, और 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर जाकर के सारे के सारे एटम उसके आयनित हो गए, आयोनाइज हो गए थे। इन सब को देखते हुए ना हमने दो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं वो बनाई गई हैं। एक्चुअली किसी भी एटम को एनर्जी देने का हमारा जो तरीका है ना, वो हम एनर्जी देते कैसे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को ही भेजा गया था, तो इलेक्ट्रॉन हम भेजते हैं उसको एनर्जी देने के लिए, और इलेक्ट्रॉन को कैसे भेजेंगे, तो हम एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट यहाँ लगा देते हैं, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस अप्लाई करते हैं, और उस पोटेंशियल डिफरेंस से वो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस से उसको एनर्जी मिलती है। एक चार्ज पार्टिकल का चार्ज अगर Q है और V पोटेंशियल डिफरेंस पर हम उसको रखते हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल के एनर्जी U इज इक्वल टू Q इंटू V के बराबर उसको ऊर्जा मिलती है, और उस एनर्जी से वो दौड़ना शुरू कर देता है। यही चीज़ हम इलेक्ट्रॉन के साथ करते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास आवेश है स्मॉल e के बराबर, उसको हमने कैपिटल V पोटेंशियल दिया। जैसे ही कैपिटल V पोटेंशियल देते हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर देता है। तो परमाणुओं को एनर्जी देने का हमारा जो तरीका हम यूज़ करते हैं वो मोस्टली यही तरीका यूज़ करते हैं कि अगर आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन के परमाणुओं को हमको ऊर्जा देनी है, तो हम एक चैम्बर में हाइड्रोजन गैस भरेंगे और प्लेट लगा के, या डिस्चार्ज ट्यूब से, आप याद करिए आपको विसर्जन नलिका बताई गई थी जब हम स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हम विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस भर देंगे, और उसमें जो इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं उनके बीच हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, विभवांतर। अब जैसे ही हम विभवांतर क्रिएट करेंगे, मान लो हमने V विभवांतर क्रिएट कर दिया, तो E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, V विभवांतर लगा दिया, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर की तरफ प्लेट से निकलेंगे, उन हर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी होगी, E इंटू V, और उस ऊर्जा से वो जब चलेंगे तो बीच में हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे, उनसे टकराएंगे और ये इलेक्ट्रॉन उन्हें अपनी ऊर्जा दे दिया करेंगे। तो किसी भी एटम को, किसी भी मेटल के एटम को एनर्जी देने का हमारा ये तरीका है। अब आपको समझ में आया एनर्जी देने का मेथड क्या है? क्या करिए, डिस्चार्ज ट्यूब लीजिए, अगर हाइड्रोजन एटम्स को एनर्जी आपको देनी है तो उसमें हाइड्रोजन गैस भर दीजिए, और फिर वो जो इलेक्ट्रोड्स डिस्चार्ज ट्यूब में लगे हुए हैं उनके बीच हम पोटेंशियल क्रिएट कर देंगे, विभवांतर अप्लाई कर देंगे, और उससे जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी E इंटू V, उस E इंटू V एनर्जी से जब वो दौड़ेंगे तो जिस एटम से टकरा जाया करेंगे उसको अपनी एनर्जी दे दिया करेंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा तरीका है एटम को एनर्जी देने का। इसमें दो छोटी छोटी डेफिनेशन हमने बनाई। एक डेफिनेशन हमने बनाई जिसको हम बोलते हैं उत्तेजन विभव, उत्तेजन विभव, एक्साइटेशन पोटेंशियल, और दूसरा हमने बनाया आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आप एक चीज समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है मतलब किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा नहीं मिली है,
और उसके जो इलेक्ट्रॉन अपने जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं वो उसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी लेके थोड़ा ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएंगे ना। तो ऐसा एक एटम जिसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर हायर ऑर्बिट में नहीं गया है, उसको हम बोलते हैं कि ये निम्नतम अवस्था में है परमाणु। कौन सी अवस्था बोलेंगे हम उसकी? निम्नतम अवस्था, ग्राउंड स्टेट हम उसको कहा करेंगे, ठीक है। और अगर हमने उसको बाहर से ऊर्जा दी है और उसका एक इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित ऑर्बिट को छोड़ करके किसी हायर ऑर्बिट में अगर चला जाता है, उस वक्त हम बोलते हैं कि एटम की ये कौन सी अवस्था है? उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था है ये। समझ आ रहा है आपको? तो यहां पर जो दो डेफिनेशन बनाई गई है वो है एक उत्तेजन विभव जिसको हम एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं, और एक है आयनन विभव जिसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। उत्तेजन विभव क्या होता है? वह न्यूनतम त्वरक विभव। प्लेट्स के बीच हम विभव लगाएंगे, उस विभव से इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, दौड़ करके परमाणु को एनर्जी देंगे, एनर्जी पा करके इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा। जब हायर ऑर्बिट में जाएगा तो हम बोलेंगे ये उत्तेजित हो गया है। बात समझ रहे हैं? लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन अपने सर्टेन ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहे हैं, अपनी डेफिनिट ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहे हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट जिसको कहते हैं, स्टेबल ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहे हैं, तब तक हम बोलते हैं कि वो मूल अवस्था में है अपनी, तब तक वो उत्तेजित अवस्था में नहीं होता। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि आपको इलेक्ट्रॉन जब जाए और एटम से टकराए तो इलेक्ट्रॉन परमाणु को इतनी ऊर्जा देना चाहिए कि कम से कम वो हायर ऑर्बिट में जा तो सके। अगर आपने उसको लो पोटेंशियल से, अगर आपने कम विभव दिया इलेक्ट्रॉन को और कम विभव से वो ऐसे चला, परमाणु से टकराया, उसको ऊर्जा भी दिया, लेकिन हो सकता है ऐसा कि इलेक्ट्रॉन को उतनी सफिशिएंट एनर्जी ना मिले और वो हायर ऑर्बिट में ना जाए, ये हो सकता है। तो मिनिमम एक ऐसा विभव जिससे जब हम इलेक्ट्रॉन को दौड़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन जाके एटम से टकराएगा, एटम को एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा, अर्थात एटम एक्साइट हो जाए, वो कम से कम जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे उत्तेजन विभव। उसको क्या बोला जाया करेगा? उत्तेजन विभव बोला जाया करेगा। उसको हम बोलेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो वही डेफिनेशन मैंने लिखी है, वह न्यूनतम त्वरक विभव, कम से कम वो वाला त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके। हम विभव से एनर्जी किसको देंगे? हम एटम को एनर्जी विभव से नहीं देंगे, विभव से हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे। इलेक्ट्रॉन दौड़ाएंगे, वो दौड़ के परमाणु को मारेगा जाके टक्कर, उससे एटम को एनर्जी मिलेगी। तो वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके। और ये ऐसा पोटेंशियल होगा कि अगर उस पोटेंशियल से कम पोटेंशियल आप रखेंगे, अगर उस पोटेंशियल से कम पोटेंशियल आप रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, परमाणु से टकराएंगे भी, लेकिन परमाणु को इतनी ऊर्जा न दे पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाए, वो फिर भी वहीं बना रहेगा। लेकिन ये वो न्यूनतम पोटेंशियल होगा, एक्सीलरेटेड पोटेंशियल होगा, जो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी भर देगा उसके पास कि इलेक्ट्रॉन जाएगा, एटम से टकराएगा और उसको एक्साइट कर सकता है। तो इससे कम पोटेंशियल लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, परमाणु से टकराएगा, पर परमाणु को उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो एक्साइट हो सके। इसलिए ये वाले पोटेंशियल का हमने नाम रखा है उत्तेजन विभव। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, इसी में एक दूसरी चीज हमने बनाई है आयनन विभव, जिसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? वह न्यूनतम त्वरक विभव होता है। अब हम विभव को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी और ये और ज्यादा एनर्जी से परमाणु से टकराएगा जाकर के। जब और ज्यादा एनर्जी से एटम से टकराएगा उस वक्त एटम को और ज्यादा एनर्जी देगा। और आपने पारे के केस में देखा लास्ट टाइम कि मरकरी में
10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने से एटम्स का क्या होने लगा था? आयनन होने लगा था, आयोनाइजेशन होने लगा था। समझ रहे हैं? इसका मतलब है 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से पारे के परमाणु क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। तो ये 10.4 वोल्ट जो पोटेंशियल होगा, अगर इतना विभव हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगा देंगे तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ के जाएंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन्स एटम से टकरा के उसको सीधे आयोनाइज कर देंगे, आयनित ही कर देंगे, मतलब उसके परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ऐसा बाहर निकाल देंगे, उसके परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। ये जब हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि परमाणु क्या हो गया है? आयनित हो चुका है। तो उस वक्त 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी परमाणु को मिले, उसके लिए इलेक्ट्रॉन को हम जितने पोटेंशियल से दौड़ाएंगे ना, वो वाला पोटेंशियल कहा जाएगा आयनन विभव। समझ रहे हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल उसको बोलेंगे। तो यही परिभाषा में लिखा गया कि वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराने पर उसे आयनित कर सके। दोनों की डेफिनेशन में सब कुछ सेम है, बस उत्तेजन विभव में हम चाहते हैं कि परमाणु केवल क्या हो? उत्तेजित हो, आयोनाइज नहीं हो। और आयनन विभव में हम चाहते हैं इतना पोटेंशियल उसको देना कि एटम क्या हो जाए? आयोनाइज हो जाए। अब पारे के केस में, क्योंकि आपने लास्ट टाइम पूरा एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें आप मुझे बता सकते हैं कि पारे का प्रथम उत्तेजन विभव कितना होगा? पारे का अगर हम आपसे बोलें कि प्रथम उत्तेजन विभव, पारे का प्रथम उत्तेजन विभव, अब ये बताइए पारे के परमाणु पहली कौन सी वो मिनिमम एनर्जी थी जिसको लेकर उत्तेजित हो गए थे? 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पारे के परमाणुओं का जो प्रथम उत्तेजन विभव है वो है 4.86 वोल्ट। आप सोचोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, बट वी हैव टू टेल अबाउट द पोटेंशियल। तो जो एनर्जी अगर बता रहे हैं हम, तो उसके साथ हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दिया करेंगे। अगर हम पोटेंशियल केवल बता रहे हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन हटा के केवल किस में बता दिया करेंगे? उसी को, वोल्ट में। तो पारे का प्रथम उत्तेजन विभव क्या मिलेगा आपको? 4.86 वोल्ट मिलेगा। अगर हम पूछेंगे पारे का द्वितीय उत्तेजन विभव क्या होगा? 6.67 वोल्ट। पारे का द्वितीय उत्तेजन विभव, पारे का द्वितीय उत्तेजन विभव कितना मिलेगा आपको? 6.6 वोल्ट। समझ में आई आपको कि पारे के परमाणु को जब आप 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे कम से कम, तो वो उत्तेजित हो जाएगा। दूसरा कब उत्तेजित होगा? जब आप 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे। एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताना है, लेकिन अगर कोई पोटेंशियल पूछेगा तो फिर क्या बताना है? केवल वोल्ट बता देना है। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है भाई। अच्छा, आयनन विभव, आयनित कितने, पारे का परमाणु कितनी ऊर्जा देने से आयनित हुआ था? 10 हाँ, तो अगर हम पूछें आपसे पारे की आयनन ऊर्जा बताइए। देखिए, अब ये चीज अगर आप समझ रहे हैं तो आप क्लियरली मुझे बता सकते हैं। पारे की आयनन ऊर्जा बताइए और दूसरा पारे का आयनन विभव बताइए। बताइए कितनी एनर्जी लेकर पारे के परमाणु आयनित हो गए थे? 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पारे का आयनन विभव क्या होगा? 10.4 वोल्ट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पोटेंशियल। समझ रहे हैं? आयनन विभव 10.4 वोल्ट है पारे के परमाणुओं का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, थोड़ा गौर से सुनिएगा, कि अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में पारे की वेपर भर दें और उसके बाद हमें जो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं ना, इनके बीच में कितना वोल्टेज लगाएं? 10.4 वोल्ट लगा दें। 10.4 वोल्ट, तो क्या होगा? उस समय इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे
उनके पास कितनी एनर्जी होगी? 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। इस एनर्जी से जाके पारे के परमाणुओं को टकराएंगे और अपनी पूरी एनर्जी इसको दे देंगे, और पारे के परमाणु इस एनर्जी को लेके क्या हो जाएंगे? आयनित हो जाएंगे, अर्थात उनके इलेक्ट्रॉन्स छिटक के बाहर चले जाएंगे। कुछ समझ में आई? और अगर फिर से हमने डिस्चार्ज ट्यूब में पारे के वेपर भर दी और उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में 4.86 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया, 4.86 वोल्ट का, क्या होगा बताइए? 4.86 वोल्ट का पोटेंशियल लगाओगे तो उस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन दौड़ करके पारे के परमाणु से टकराएंगे। जब टकराएंगे तो क्या होगा? टकराएंगे तो वो उसे क्या कर दिया करेंगे? उत्तेजित कर दिया करेंगे, आयनित नहीं कर पाएंगे। उनका इलेक्ट्रॉन अपने स्टेबल ऑर्बिट को छोड़ करके दूसरे हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, ये कर पाएंगे वो। आयोनाइज तो तभी कर पाएंगे जब आप 10.4 वोल्ट लगा दोगे। तो ये फर्क होता है उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन विभव, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव। ऊर्जा और विभव ये दोनों का डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए। ऊर्जा और विभव में बस इतना सा फर्क है, एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताते हैं, और अगर आपको एनर्जी मालूम है तो उसी का इलेक्ट्रॉन हटा दो, वही उसका विभव बन जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो क्या होता है उत्तेजन विभव और क्या होता है आयनन विभव, समझ में आया? एक बार फिर से हम पढ़ दें और आगे बढ़ जाएंगे। वह न्यूनतम त्वरक विभव, विभव किसको एनर्जी देगा? डायरेक्ट परमाणु को कि इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन को। फिर इलेक्ट्रॉन दौड़ के जाएगा टकरा के परमाणु को, तब ऊर्जा देगा। तो वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके, उसे हम उत्तेजन विभव कहते हैं। पारे का प्रथम उत्तेजन विभव 4.86 वोल्ट, पारे का द्वितीय उत्तेजन विभव 6.6 वोल्ट, पारे का तीसरा उत्तेजन विभव बता सकते हैं 8.84 या 8.80 वोल्ट। और आयनन विभव क्या होता है? वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराने पर उसे आयनित ही कर दे। पारे का आयनन विभव हमको मिला 10.4 इलेक्ट्रॉन 4 वोल्ट, और आयनन ऊर्जा मिली 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ में आया? तो ये उत्तेजन विभव और आयनन विभव के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं, ये तो हमने बात की पारे के परमाणु, जैसे मैं लास्ट क्लास में आपसे बात कर रहा था कि अभी जिसको हम फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट कह रहे हैं, उन ऑर्बिट्स को अब हम एनर्जी लेवल्स के नाम से जानना शुरू कर देंगे। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, इस तरीके से। तो एक छोटा सा मैं आपको यहां करके दिखाता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है? आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन का अगर एटम है तो उसके किसी भी ऑर्बिट में या nवें ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसके पास कितनी एनर्जी होती है? हाइड्रोजन एटम में अगर देखें तो उसके nवें ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास एनर्जी होती है -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? अब इससे थोड़ा से आंकड़े हम लगाएंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें देखिए बाहर निकल के आएंगी। सबसे पहली चीज, अगर हम ये जानना चाहें कि हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो आप n की जगह पर क्या लिख दोगे? 1। जैसे ही 1 लिखोगे तो ये क्या वैल्यू मिलेगी आपको? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी? n की जगह 2 लिख दोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 से इसको डिवाइड करोगे, यू विल गेट दैट दिस इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता तो वो कितनी एनर्जी लेके चक्कर लगा रहा होता? यहां पर 3 लिखोगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 से इसको डिवाइड करिए, ये आप पाएंगे 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिवाइड आप कर लीजिए, ये हम नहीं करेंगे, ये तो बड़ा आसान है। भाग भाग देना तो आप सबको आता है ना, भाग करना नहीं आता, तो ये आप कर लीजिए। 4 लिखेंगे, चौथे ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता तो उसके पास कितनी एनर्जी होती, वो कितनी एनर्जी लेके घूम रहा होता। 4 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे 16, 16 से डिवाइड करेंगे और आप पाएंगे कि ये एनर्जी करीब करीब 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ रही है। फिफ्थ ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? -0.5
54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 6th ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी? -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा बना के क्या करेंगे आप? तो ये तो आप सबको मालूम ही है कितनी एनर्जी है। अब एक चीज देखो जरा, थोड़ा सा आपको अजीब नहीं लग रहा है? ये -13.6, उसके बाद सीधे -3.4, लगभग 10.2 का गैप है यहां पर। E1 से E2 में कितनी एनर्जी का गैप है? 10.2 का गैप है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में तो इतना ही गैप है 10.2 के आसपास, या गैप थोड़ा कम है? गैप कम है। देखो अगर आप माइनस करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये गैप कम है, और ये गैप देखो और कम है, ये गैप और कम है, ये गैप और भी कम है। तो जैसे जैसे आप हायर इनको बोलेंगे, अब ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, पर हम इसको बोलने लगेंगे फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे। अब इसका ना, इसको और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम कैसा बनेगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो फर्स्ट और सेकंड के बीच का रहेगा एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है। हम क्या करेंगे, जो फिगर बनाएंगे उसमें एक हाइट लेंगे, जो हाइट ग्राफ इसका बनाएंगे, उसमें हाइट से हम एनर्जी को शो करेंगे। एनर्जी ज्यादा होगी तो हाइट ज्यादा, एनर्जी कम होगी तो हाइट कम ले लिया करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, ये हमने फर्स्ट मान लिया, ये E1, ये हमने n = 1 मान लिया, फर्स्ट ऑर्बिट। और फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितनी एनर्जी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास एनर्जी है। दूसरा कितनी हाइट पर आपको मिलेगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। इसकी तुलना में उसकी हाइट काफी ज्यादा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप कैसा है? ज्यादा। तो इसकी तुलना में ये काफी हाइट पर आपको मिलेगा, इतनी हाइट पर। ऑर्बिट में देखेंगे तो ये सेकेंड ऑर्बिट है। एनर्जी लेवल में देखेंगे तो ये सेकेंड एनर्जी लेवल है। इसकी एनर्जी कितनी हमने निकाली है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये आप याद रखिए। अगला एनर्जी लेवल अगर बनाने जाएंगे तो वो कितने पर मिलेगा मुझे? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगला एनर्जी लेवल। इतना ही गैप रखना है या कम गैप रखना है? अब आपको समझ में भी आता है कि ये गैप 10.2 के आसपास था, पर ये 10.2 के आसपास नहीं है, तो गैप इतना नहीं रखना है, गैप हमको कम कर देना है। ये वाला ऑर्बिट में थर्ड ऑर्बिट है, और एनर्जी कितनी ले रहा है ये? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ वाला, थर्ड और फोर्थ के बीच का गैप, तो इसकी तुलना भी कम आ गया। देख रहे हैं आप, ये तो लगभग 1.5 के ऊपर का गैप था, और ये तो 1.5 का भी गैप अब तो नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो ये गैप और कम हो गया। तो जितनी हाइट यहां हमने रखी थी उससे ये वाली हाइट कम कर दी थी, क्योंकि गैप कम था। और अब तो ये गैप और भी कम है, तो ये वाली हाइट हमको और कम करनी पड़ गई। फोर्थ ऑर्बिट, और ये कितनी एनर्जी है? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप समझ रहे हैं, इसके बाद का गैप और भी कम, इसके बाद का गैप और भी कम, इसके बाद का गैप और भी कम। तो ये जो फिगर बन रहा है ना, इस तरीके से जो ग्राफ बनाते हैं, डायग्राम बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या बोलेंगे हम इसे? एनर्जी लेवल डायग्राम। ये एनर्जी लेवल्स का डायग्राम है। और आपको ये बराबर बराबर गैप क्यों नहीं रखा गया, ये बात सबको समझ में आ गई है? तो हमने इसको जबरदस्ती ऐसा नहीं बनाया है, मुझे दिखता है ऐसा। एनर्जी का गैप क्योंकि नीचे ज्यादा रहता है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे गैप कम होते चला जाता है, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, अब अगर मैं बोलता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन n = 1 से n = 2 में संक्रमण करता है, n = 1 से n = 2 में संक्रमण करता है, 1 से 2 में ट्रांजिशन इसका होता है। तो 1 से 2 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए?
आंसर है इसमें से इस एनर्जी को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो -3.4 में -13.6 माइनस करेंगे आप, -3.4 -13.6 एंड यू विल गेट दैट दिस एनर्जी इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल पे है वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऊपर लेवल पे जाए, अपने से ऊपर वाले लेवल पे जाए, तो आपको उस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 10.2। और एक चीज मैं बताऊं, जो सबसे नीचे का लेवल होगा इसे हम बोला करेंगे ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड लेवल बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? मूल ऊर्जा स्तर कहा जाएगा, ग्राउंड एनर्जी लेवल, ग्राउंड एनर्जी लेवल याद रहेगा आपको, मूल ऊर्जा स्तर। इसको मूल ऊर्जा स्तर बोलेंगे। अब अगर हम इस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देंगे तो जानते हैं ये क्या करेगा, ये यहां से सेकेंड एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। लेकिन सेकेंड एनर्जी लेवल पे क्योंकि खुद ही कोई इलेक्ट्रॉन होगा पहले से, इसलिए यहां ज्यादा रुकेगा नहीं और फिर क्या करना शुरू कर देगा, वापस। तो जब ये वापस आएगा तो ये 10.2 लेके जो गया है ये 10.2 हमको क्या कर देगा, वापस कर देगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ये बात आपको समझ में आई? लेकिन अगर उसको यहां से यहां जाना है तो 10.2 एनर्जी चाहिए। अगर आप 10.2 से कम देंगे तो क्या होगा, अगर आप 10.2 देखो, जब 10.2 दोगे तो बेटा यहां पर आएगा। अगर 10.2 से कम दे दिया आपने, 9 दे दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो 9 लेगा ही नहीं। क्यों 9 लेके करेगा क्या बेचारा? 9 लेगा तो वो यहीं तक आ पाएगा और यहां रुकने की जगह नहीं है, तो वो 9 नहीं लेगा। फिर जैसे आप देख रहे थे पारे के आइटम में 4.86 से कम दे रहे थे तो ले ही नहीं रहे थे एनर्जी, वो समझ रहे हैं? तो ऐसे ही यहां पर भी 10.2 देंगे तो ये यहां पर आएगा। 10.2 से कम एनर्जी अगर देंगे ना तो वो लेगा ही नहीं, उसको लेके करेगा क्या वो? अगर उसको लेगा तो यहां तक आ पाएगा केवल, और यहां तो रुकने की जगह नहीं है, तो वो लेता ही नहीं एनर्जी फिर। तो इसको क्या बोलेंगे, ये मूल ऊर्जा स्तर है, ग्राउंड एनर्जी लेवल। ऊपर के जितने एनर्जी लेवल आप देख रहे हैं ये सब बने हुए, ये सब कहे जाते हैं उत्तेजित अवस्थाएं, एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स इनको कहते हैं, उत्तेजित अवस्थाएं। उत्तेजन अवस्थाएं हैं ये सब, एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स हैं सभी ये, एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स। तो बताइए एक्साइटेड एनर्जी लेवल कौन सा है, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, कौन सा वाला है? आंसर है 1 को छोड़कर जितने एनर्जी लेवल्स हैं फिर वो सब एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स हैं, ये सब एक्साइटेड एनर्जी लेवल हैं। और थोड़े नामकरण सीख लीजिए थोड़ा सा। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 अगर पूरे में काउंट करिए तो सेकेंड एनर्जी लेवल है, सेकेंड एनर्जी लेवल। लेकिन अगर उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में देखेंगे तो इसका नंबर पहला पड़ेगा। उत्तेजित में तो ये पहली है ना। तो अगर हम बोलते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था, आप क्या समझ गए? हम n बराबर किसकी बात कर रहे हैं? 2 की बात कर रहे हैं। प्रथम उत्तेजित अवस्था n बराबर 2 की बात कर रहे हैं। सेकेंड एनर्जी लेवल किसकी बात कर रहे हैं? n इज इक्वल टू 2। सेकेंड एनर्जी लेवल हमने उत्तेजित कहां कहा, समझ रहे हैं? थोड़ा सा ये आपको याद रखना है। देखिए एटम के लेसन में बहुत सारे नए नाम मिलेंगे आपको और इनसे आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। अगर इनसे परिचित नहीं है तो फिर इस लेसन को समझना बड़ा मुश्किल है आपके लिए। फिर ध्यान से समझिए, जब हम उत्तेजित बोलेंगे तो ही इनका नंबर आएगा, ये उत्तेजित अवस्था नहीं है। हमने बोला दूसरा ऊर्जा स्तर। अब बताइए हम किसकी बात कर रहे हैं? n इज इक्वल टू 2। वेरी गुड। द्वितीय ऊर्जा स्तर का मतलब n इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं। द्वितीय उत्तेजित अवस्था n इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं।
n इज इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं हम। समझ में आ गया? तीसरी ऊर्जा अवस्था n इज इक्वल टू 3, वेरी गुड। तीसरी उत्तेजित अवस्था 1 2 3 n इज इक्वल टू 4 की बात कर रहे हैं। ऊर्जा अवस्था और उत्तेजित अवस्था दोनों अलग अलग चीजें हैं। उत्तेजित अवस्थाएं ये वाली हैं, ये तो मूल ऊर्जा स्तर है। जो सबसे लास्ट वाली अवस्था होगी इंफिनिटी वाली, उसको बोलेंगे आयनन अवस्था या आयनित अवस्था, उसको बोल देंगे आप। सबसे लास्ट वाली जो होगी आयोनाइजेशन स्टेट उसका कहा जाएगा। अब बताइए क्या इन नामों को आप समझ पाए? अब ध्यान रहेगा या अब और मुझे बताना पड़ेगा? अभी याद रह जाएगा अब आपको? ठीक है। तो यहां के इलेक्ट्रॉन को अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो वो यहां पर आएगा, लेकिन अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी दोगे तो क्या करेगा बताइए? आंसर है वो लेगा ही नहीं, क्योंकि उससे कम एनर्जी लेकर उसका कुछ होना नहीं है। अगर 9 दे दिया, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया आपने, 9.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, तो वो लेके क्या करेगा? क्योंकि वो लेके बस यहीं तक आ पाएगा और यहां तो उसके रुकने की जगह नहीं है ना, तो वो फिर लेता ही नहीं है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां चला जाए, तो हमको उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? उसका ट्रांजिशन 1 से 3 में हो, हम चाहते हैं कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी? कैसे पता लगाया जाए? इसमें से इसको माइनस कर दो, -1.51 में से -13.6 को माइनस कर दीजिए। बताइए कितना बचेगा? ये 13.6 प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इसको माइनस कर दीजिए। 5 नो आई एम सॉरी, ये 0। 10 में से 1 गया 9, यहां बचे 5, 5 में से 5 गए 0, और यहां पर 13 में से 1 चला गया 12, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अब फिर थोड़ा ध्यान से सुनिए, यहां ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन है, आपने अगर उसको 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिया, 12.09, तो वो क्या करेगा? ले लेगा और लेकर के कहां चला जाएगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, और वैसे बोलोगे तो तीसरा ऊर्जा स्तर। समझ रहे हैं? कितनी एनर्जी देने से यहां चला जाएगा? 12.09। हमने 11 दिया नहीं, 12 दिया हमने। बताइए क्या करेगा वो? आंसर है अगर 12.09 देते हो तो यहां पर आ पाता है, 11 अगर दोगे तो ये कहां तक आ पाएगा? यहां तक, और यहां उसके रुकने की जगह नहीं है, इसलिए 11 वो एनर्जी नहीं लेगा। और अगर 11 से एनर्जी लेगा भी तो वो कितनी ले लेगा? 10.2 ले लेगा, और 11 जितनी बाकी बचेगी 0.8 वो इलेक्ट्रॉन के पास ही रहने देगा। भाई आप सोचो ना, ये बीच की एनर्जी लेके बेचारा वो करेगा भी क्या? बीच की एनर्जी लेके वो क्या करेगा? उसके किसी काम की नहीं है, वो किसी अगले लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएगा ना। और यही चीज पारे के एटम्स में कल हम देख रहे थे कि कुछ निश्चित ऊर्जाएं ही वो लेते हैं, सारी ऊर्जाएं वो नहीं लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाना है, अगर उसका संक्रमण हमें 1 से 4 में करना है, तो बताइए कितनी ऊर्जा हमें उसको देनी पड़ेगी? ये है -0.85 माइनस 13.6, माइनस करिए, 10 में से 5 गया 5, और फिर यहां पर कितना बचेगा? 5, 15 में से 8 चले गए 7, 12, ठीक है ना? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको ऊर्जा दे दोगे तो ये 4th एनर्जी लेवल पर आ जाएगा। लेकिन अगर उसके बीच की एनर्जी देंगे बेटा तो वो नहीं लेगा एनर्जी, और लेगा भी तो जैसे आपने ये वाली एनर्जी दे दी, इस लेवल की एनर्जी दे दी उसको, तो ये 10.2 ले लेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन के पास ही इतनी एनर्जी छोड़ देगा इसको। क्योंकि इतनी पूरी लेता है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है, वो कहीं तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, वो कहीं लेवल पे पहुंच नहीं पाएगा। ये चीज हम आपको समझाना चाहते हैं। इसीलिए पारे के परमाणु भी, ये तो हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की, पारे के परमाणु भी
हर ऊर्जा को ले ले ऐसा नहीं होता था। और ये चीज ना सिर्फ पारे में, हाइड्रोजन में भी यही होता है। जितने भी एटम है सब में यही होता है कि सारे एटम कुछ निश्चित ऊर्जाओं को ही क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। हर ऊर्जा को अवशोषित नहीं करेंगे वो। एक इलेक्ट्रॉन हमने देखा यहां पर है, इस जगह पर है, उसको अगर यहां पहुंचना है तो वो कितनी एनर्जी लेके यहां पहुंच जाएगा? 2 से उसको ट्रांजिशन करना है 3 में, 2 में है 3 में ट्रांजिशन करना है। कितनी एनर्जी लेके ये यहां पहुंच जाएगा? इसमें इसको माइनस कर दीजिए, -1.51 में से -3.4 कर दीजिए। कितनी एनर्जी आ जाएगी इसकी बताओ? 10 में से 1 गया 9, यहां पर बचेंगे 3, 13 में से 5 चले जाएंगे 8, यहां पर आ जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1। इसका मतलब है 1.89। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल पे है और बाहर कहीं से भी उसको कितनी ऊर्जा मिल गई 1.89, तो वो उस एनर्जी को ले लेगा और इस थर्ड ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। लेकिन अब आप सोचो कि तुम 1.5 एनर्जी उसको दो, 1.5, तो वो क्या करेगा बताओ? बताइए 1.89 से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचता है और हमने 1.89 नहीं दिया उसको, हमने उसको दे दिया 1.50 एनर्जी। अब बताइए क्या करेगा वो? लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ही नहीं, क्योंकि उसको लेकर के उसको कोई बेनिफिट नहीं है, वो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा यहां तक, तो वो लेगा ही नहीं। लेकिन हमने 1.89 के बजाय उसको 2 एनर्जी दे दिया, 2.00। अब वो क्या करेगा? अब वो ले लेगा, लेकिन कितनी केवल लेगा? क्योंकि 2 से अगर पूरी 2 ले लेगा वो, तो वो यहां पर आ पाएगा और यहां कोई लेवल नहीं है उसका। अगर 2 ले लेगा पूरी तो वो जंप करके यहां पर आ पाएगा, पर यहां तो कोई उसका लेवल नहीं है, रुकने की जगह नहीं है उसको, तो फिर वो नहीं लेता एनर्जी। वो उसमें से 1.89 ले लेगा और बाकी जो 0.11 एनर्जी बचेगी वो यहां वो इलेक्ट्रॉन के पास ही छोड़ देगा, वो उसको जरूरत ही नहीं है केवल। यही चीज हम लोग कल एक्सपेरिमेंट में देख रहे थे, फ्रांक और हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था। तो कि परमाणु सारी एनर्जी नहीं लेते, कुछ निश्चित ऊर्जाएं ही वो क्या करते हैं, लेते हैं, बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास ही रह जाने देते हैं। समझ में आई? और अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आया जो परमाणु से टकराया और उसने यहां के इलेक्ट्रॉन को सीधा कहां पहुंचा दिया? इंफिनिटी पर पहुंचा दिया। इंफिनिटी पर पहुंचा दिया मतलब इसको क्या कर दिया? परमाणु से बाहर कर दिया। जो आयनित अवस्था होगी उसकी ऊर्जा कितनी होगी? ई इंफिनिटी अगर आपको निकालना है तो ई इंफिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी? 0। कैसे? n की जगह इंफिनिटी लिखोगे, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, और इंफिनिटी से इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? तो अनंत पर जाकर के ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0। अब बताइए ग्राउंड लेवल पर एक इलेक्ट्रॉन है और उसको हम इंफिनिटी पर भेजना चाहते हैं, मतलब हम उसको परमाणु से बाहर निकालना चाहते हैं, मतलब हम परमाणु को आयनित करना चाहते हैं, ये सब इसके मीनिंग है। तो उसको कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी बताइए? कैसे एनर्जी निकालते थे? यहां से यहां पहुंचाना है तो इस लेवल की एनर्जी कितनी है? 0। इसकी कितनी है? -13.6। तो 0 में से -13.6 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? +13.6। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि ग्राउंड लेवल पर है तो उसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, लेकिन अगर आप बाहर से उसे +13.6 एनर्जी दे देंगे तो उतनी ऊर्जा लेकर के वो सीधे इंफिनिटी पर चला जाएगा, अर्थात परमाणु क्या हो जाएगा? आयनित हो जाएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस नहीं प्लस में, आई एम सॉरी, क्योंकि +13.6 एनर्जी लेकर के ही ये आइटम, ये इलेक्ट्रॉन जो है जला जाएगा इंफिनिटी पर। तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन का आयनन ऊर्जा होती है। पारे की आयनन ऊर्जा कितनी थी? 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हाइड्रोजन को आयनित करना है तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए और पारे को आयनित करना है तो कम ऊर्जा से भी वो आयनाइज हो सकता है। अब ये बात आपको समझ आ रही है? अच्छा,
नहीं समझ में आ रही है? आई कि क्यों आखिरकार एटम ऐसा करते हैं कि वो कुछ निश्चित ऊर्जाओं को ही क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। कोई भी ऊर्जा दे दो और वो उसे अवशोषित कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। कल हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, आज यहां से समझ रहे हैं। बीच की ऊर्जा देने से वो लेते ही नहीं है, क्योंकि उनको उससे कोई रिजल्ट हासिल नहीं होता। अब थोड़ा सा और देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाता है, अब ये मैंने ये करके दिखाया, कहीं से भी ये करना हो आपको निकाल सकते हो एनर्जी कितनी लगेगी उसको। नीचे से जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा होता है तो इन सब को हम बोलते हैं अवशोषण संक्रमण। इन सब को क्या कहा जाता है? अवशोषण संक्रमण, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन कहा जाता है इनको। क्योंकि नीचे से ऊपर जाते समय परमाणु केवल क्या करता है, एनर्जी को अवशोषित करता है, उत्सर्जित नहीं करता। ठीक है, अब ये यहां चला गया, ये यहां ऐसा गया, लेकिन ये ज्यादा देर तक तो नहीं रुकेंगे। तो अब ये क्या करना शुरू करते हैं, वापस आना भी शुरू करते हैं। जब वापस आते हैं तो फिर ये आपको एनर्जी निकाल के देते हैं, और वो जो एनर्जी निकाल के देते हैं, तो जब ये वापस आएंगे वो एनर्जी कितनी निकाल के देंगे। अब आप मुझे बता सकते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, इसने कितनी एनर्जी हमसे ली थी यहां जाने के लिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 to the power -8 सेकंड तक रुका और वापस आना शुरू हो गया। जब वापस फिर से अपने ग्राउंड लेवल पर आएगा तो ये कितनी एनर्जी हमको निकाल के देगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमको देगा। फिर ये कुछ बात समझ में आ रही है आपको? अब ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां गया, कितनी एनर्जी ली थी इसने? 12.09। तो जब ये नीचे आएगा तो कितनी ऊर्जा देगा? 12.09। ये जब यहां गया था तो कितनी एनर्जी इसने हमसे ली थी? 12.75। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो कितनी ऊर्जा देगा हमको? 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देगा। अब देखो, ये देगा 10.2, ये देगा 12.09, ये 12.75, तो 12 कौन सा देगा? आंसर है नो इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जो आपको 12 एनर्जी निकाल के दे सके। क्यों? क्योंकि 12 किसी ने लिया भी तो नहीं था। तो जितनी ऊर्जा वो लेंगे उतनी ऊर्जा ही तो आपको वापस करेंगे। तो ये बहुत जरूरी चीज है आपको समझ में आना कि परमाणु हर एनर्जी को ना तो अवशोषित कर सकते हैं और ना तो हर एनर्जी आपको वो दे ही पाएंगे। और यही रीजन है कि स्पेक्ट्रम जब हम एटम का बनाते हैं तो स्पेक्ट्रम लीनियर स्पेक्ट्रम हमको मिलता है। लीनियर स्पेक्ट्रम मिलता है मतलब अब अगर ये वापस आ रहे होंगे तो ये लोग कुछ निश्चित ऊर्जाएं ही तो अपने अंदर से उत्सर्जित करेंगे। अगर निश्चित ऊर्जाएं उत्सर्जित करेंगे तो निश्चित जगहों पर ही तो हमको लाइनें मिलेंगी। अगर ये हर एनर्जी को अगर ये अपने अंदर से उत्सर्जित करते तो पूरा हमको व्हाइट लाइट जैसा स्पेक्ट्रम मिलता। लेकिन क्योंकि ये कुछ निश्चित ऊर्जाएं ही अवशोषित करते हैं और कुछ निश्चित ऊर्जाएं ही उत्सर्जित भी करते हैं, इसीलिए स्पेक्ट्रम में वही हमको लाइंस दिखाई देती हैं। जिस ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं वो, और अवशोषण स्पेक्ट्रम में जिस ऊर्जा को अवशोषित करते हैं वो वाली हमको लाइंस दिखाई देती हैं। पूरा स्पेक्ट्रम हमको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। कुछ बात समझ आ रही है अब आपको धीरे धीरे? तो ये चीज हमको देखने को मिलती है। इसमें कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, चलिए उनका जिक्र हम अभी बाद में कर लेते हैं। लेकिन आई होप कि ये चीज समझ में आ गई है आपको। ये अवशोषण संक्रमण है जब नीचे से ऊपर जाएगा, और उत्सर्जन संक्रमण जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा। इनमें भी बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अब हम इसको साफ करते हैं। अवशोषण और उत्सर्जन संक्रमण की थोड़ा जरा चर्चा करेंगे इसके बारे में। हम ये समझ आ गया है ना? तो प्लीज आप इसे नोट कर लें जल्दी से। अवशोषण संक्रमण में हमको ये देखना है, कभी कभी बोलते हैं अवशोषण, कितने अवशोषण संक्रमण बनेंगे। जैसे ये उन्होंने एनर्जी लेवल बना के दे दिए हमको, 1 2 3 ऐसे बोले कि 3 ऊर्जा स्तरों के बीच कितने अवशोषण संक्रमण बनेंगे। एक बात का हमेशा ख्याल रखना है, अवशोषण संक्रमण जब भी आप बनाएंगे, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन हमेशा ग्राउंड लेवल से ही स्टार्ट करना है आपको। तो अगर हमसे कोई पूछेगा 3 ऊर्जा स्तर हैं 1 2 3,
तीन ऊर्जा स्तरों के बीच कितने अवशोषण संक्रमण बनेंगे? तो एक अवशोषण संक्रमण ये बनेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके या तो यहां जा सकता है या तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके यहां जा सकता है, बस दो ही अवशोषण संक्रमण बनेंगे। बात समझ में आई? अगर ये एनर्जी लेवल हम 4 कर दें तो कितने अवशोषण संक्रमण बनेंगे? हमेशा कहां से स्टार्ट करना है? ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना है। तो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। 4 ऊर्जा स्तरों के बीच कितने अवशोषण संक्रमण बनेंगे? 3। 3 ऊर्जा स्तरों के बीच कितने अवशोषण संक्रमण बनेंगे? 2। 5 ऊर्जा स्तरों के बीच कितने अवशोषण संक्रमण बनेंगे? अब आपको समझ में आ गया। 10 ऊर्जा स्तर हैं अगर आपको दिए जाए तो कितने अवशोषण संक्रमण बनेंगे? 9। स्टार्ट हमेशा कहां से करना है? हाँ, ये बीच में से स्टार्ट नहीं करेंगे आप कभी भी। कब? जब आप क्या बना रहे होंगे? अवशोषण संक्रमण जब आप बनाएंगे, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। तो इसका हमने एक जनरल फॉर्मूला बना दिया, n ऊर्जा स्तरों के बीच n ऊर्जा स्तरों के बीच अवशोषण संक्रमणों की संख्या। अवशोषण संक्रमणों की संख्या कितनी हुआ करेगी? n-1। एक कम कर दिया करेंगे बस। जितने एनर्जी लेवल होंगे उनमें से एक कम कर देंगे, बस उतने ही अवशोषण संक्रमण आपको मिलेंगे। अब हम बात करेंगे उत्सर्जन संक्रमण की। उत्सर्जन संक्रमण में क्या होगा? नीचे से ऊपर की तरफ बनाना है कि ऊपर से नीचे अब आएंगे? अब ऊपर से नीचे, हायर लेवल से लोअर लेवल। अवशोषण में लोअर लेवल से हायर लेवल। और बहुत याद रखिए, अवशोषण संक्रमण बनाने के लिए स्टार्ट हमेशा कहां से करना है? हमेशा ग्राउंड लेवल से, बीच में से कहीं से स्टार्ट नहीं करेंगे आप। और उत्सर्जन संक्रमण में कहां से स्टार्ट करना है? कहीं से भी, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे अगर मैं केवल आपको ये 3 एनर्जी लेवल्स बना के देता हूं। अब सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से सुने, इसको देखें जरा गौर से। उत्सर्जन संक्रमण बनाना है मतलब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगा। अवशोषण में क्या था? लोअर से कहां जाता था? वो हायर जाता था। इसमें वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आएगा। ठीक है। अब कितने ऊर्जा स्तर बेटा हमने लिए हैं? 3। शुरुआत कहां से करनी है उत्सर्जन में? कहीं से भी, पहले को छोड़कर। अब पहले से नीचे का तो कोई है नहीं, आप हायर से लोअर आओगे ना, तो पहला तो हायर कहां होगा? ये, इसको हायर बोल सकते हैं, ये हायर हो सकता है, पर ये हायर एनर्जी लेवल कहां से हो सकता है? ये तो ग्राउंड एनर्जी लेवल है। तो आप स्टार्ट किसी भी हायर लेवल से कर सकते हैं। यहां से यहां भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहां से यहां भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है, और यहां से यहां आएगा और फिर यहां से यहां भी आ सकता है। जब ऊपर से नीचे आता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर, तो वो इस तरीके से भी आ सकता है। 3 से पहले, 3 से डायरेक्ट भी 1 में आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है। 3 से पहले 2 में आएगा, फिर 2 से 1 में आ जाएगा। 2 में जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट 1 में आ सकता है। तो 3 ऊर्जा स्तरों के बीच कितने उत्सर्जन संक्रमण बने? 3 उत्सर्जन संक्रमण बने। ठीक है ना। 4 ऊर्जा स्तर बनाते हैं और फिर उनमें बना के देखिए, थोड़ा सा आइडिया आपको मिलेगा अच्छे से। देखिए भैया, ये हमने 4 एनर्जी लेवल बनाए, 1 2 3 4, और उत्सर्जन संक्रमण मुझे बनाने हैं। देखो भाई, ये अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो वो 1 में आ सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां है तो वो डायरेक्ट भी 1 में आ सकता है, और पहले यहां आएगा और फिर 1 में आ सकता है, ये भी कर सकता है।
अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां है तो वो डायरेक्ट भी 1 में आ सकता है, वो पहले यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा और फिर यहां से यहां, ये भी अलाउड है। या यहां वाला पहले डायरेक्ट यहां पर आ जाएगा और फिर यहां से यहां आ जाएगा, ये भी अलाउड है। और अब हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है, सब हमने यहां पर ले लिए हैं। आप देखिए उत्सर्जन संक्रमण थोड़ा सा अवशोषण की तुलना में डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि अवशोषण में सबको स्टार्ट कहां से करना है? ग्राउंड लेवल से। उत्सर्जन में किसी भी हायर से स्टार्ट करना है। आप देखेंगे कोई रास्ता आपके पास और नहीं बचा होगा। फिर देखिए ध्यान से, यहां वाला इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्ट यहां पर आ सकता है, जो 3 में है वो डायरेक्ट भी 1 पे आ सकता है और 3 से पहले 2 में आएगा, फिर 2 से 1 में आ जाएगा, ठीक है ना। जो 4th में है वो डायरेक्ट 4 से 1 में आ सकता है, 4 से 3 में आएगा, फिर 3 से 2 में आएगा, फिर 2 से 1 में आ सकता है, ये भी पॉसिबल है। या 4 से डायरेक्ट 2 में आएगा पहले और फिर 2 से 1 में आएगा। एक बार जो लाइन बना देंगे वो दोबारा नहीं बनाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं आप? जैसे हमने बनाया कि पहले 4 से 3 में आएगा, फिर 3 से 1 में, नहीं 4 से 2 में आएगा, फिर 2 से 1 में आएगा, तो 2 से 1 वाली लाइन हम बना चुके हैं, इसलिए अब इसके लिए अलग से नहीं बनाने जाएंगे। कितने उत्सर्जन संक्रमण आपको मिल रहे हैं? 6। तो 3 ऊर्जा स्तरों के बीच कितने उत्सर्जन संक्रमण हैं? 3। और 4 ऊर्जा स्तरों के बीच कितने हैं? 6। तो हमको कुछ समझ में नहीं आया कि हम इसका क्या फॉर्मूला बनाए। इसका फॉर्मूला तो बना दिया हमने, एक कम होता था हर बार, इसका नहीं समझ में आया। पर बड़ी मेहनत करके इसका एक फॉर्मूला बनाया गया कि अगर n ऊर्जा स्तर हैं, n ऊर्जा स्तरों के बीच, n ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या, n ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या, इसका एक फॉर्मूला बना n(n-1/2). इससे आप निकाल सकते हैं। जैसे 3 वाला निकालना है आपको तो n की जगह 3 लिख देंगे, 3 × 3-1/2। 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? 3। 3 आ रहे हैं देखो इसके। 4 में अगर आपको निकालना है 4 लिखेंगे, 4 × 4-1, देखो 4 × 4-1 करेंगे 3/2। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 आ गया। तो इसका कभी कभी न्यूमेरिकल आता है, बोल देंगे कि 6 ऊर्जा स्तर है, 6 ऊर्जा स्तरों के बीच कितने उत्सर्जन संक्रमण बनेंगे, तो आपको यह फॉर्मूला लगाना है। 6 ऊर्जा स्तरों के बीच कितने अवशोषण संक्रमण बनेंगे? 5। उसमें तो बस एक कम कर दो डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना। उत्सर्जन संक्रमण के लिए यह चीज आपको याद रखनी है। अब ये बताइए क्या ये चीज समझ में आई? और अगर आप 5 एनर्जी लेवल ले लोगे, एनर्जी लेवल्स बेटा जितने आप बढ़ाते जाओगे ना, ये फिगर को बनाना आपके लिए अब उतना ही डिफिकल्ट होता चला जाएगा। इसलिए 3-4 से ही समझ लो, ज्यादा बेटर है। फॉर्मूला निकाल लो आप उसी से और कैलकुलेशन करना सीख लीजिए। इसके ऊपर का पूछा जाए 5 का, 6 का, 7 का, तो सीधे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दो, बात खत्म करो। वो बनाना उतना ही डिफिकल्ट होते चला जाएगा। अब ये मुझे बताइए, ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई बेटा? नहीं आया समझ में? आया? पर याद रहे अवशोषण संक्रमण की क्या खास बात रहेगी, हमेशा उसको स्टार्ट कहां से करना है? ग्राउंड लेवल से ही स्टार्ट करना है, और किसी भी हायर लेवल पे लेके जा सकते हैं आप। उत्सर्जन संक्रमण में क्या होगा? किसी भी हायर लेवल से स्टार्ट करना है और ग्राउंड लेवल तक उसको लेके आना है। वो बीच में ऐसा स्टेप में भी आ सकता है। एक बार जो लाइन बना देंगे दोबारा उस लाइन को नहीं बनाएंगे आप, ये भी बहुत याद रखिएगा। जैसे ये लाइन सबसे पहले बनाई थी, इसके बाद यहां पर मैंने 2 से 1 में कोई लाइन नहीं बनाई है। फिर एक लाइन हमने 3 से 2 में बनाई थी, इसके बाद 3 से 2 के लिए कोई दूसरी लाइन मैंने नहीं बनाई थी। फिर स्टेप में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पर एक लाइन जहां बनेगी वो दूसरा उसका डुप्लीकेट नहीं बनेगा। फिर ये आप बहुत याद रखिएगा। समझ आ रहे हैं आपको? तो इस तरीके से अवशोषण संक्रमण और उत्सर्जन संक्रमण भी हम लोग देख सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था बताना, इसलिए मैंने इसको बता दिया।
अब एक डायग्राम यहां पर ये बना रखा है, देखिए आपके सामने शुरुआत से ही। ये डायग्राम आपको क्या दिखाता है, जैसे आपने देखा जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमने देखा, तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में क्या हुआ था, हमको बहुत सारी रेखाएं दिखी थी और रेखाओं का पूरा एक सेट दिखा हुआ था। उन रेखाओं के सेट में से उनको श्रेणियां कहा गया और श्रेणियों के नाम रखे गए, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी। अब क्योंकि हम जब सब कुछ समझ रहे हैं कि वाकई में इलेक्ट्रॉन जो होगा परमाणु, उसको कोई भी ऊर्जा दोगे और ना तो वो किसी भी ऊर्जा को अवशोषित करेगा और ना तो वो अपने अंदर से किसी भी ऊर्जा को उत्सर्जित ही करेगा। केवल कुछ निश्चित ऊर्जाओं का अवशोषण और निश्चित ऊर्जाओं का ही क्या करेंगे, उत्सर्जन ही कर सकते हैं। अब इसी बेसिस पर श्रेणियों को समझाया गया कि ये श्रेणियां क्यों मिल रही थी आपको, ये श्रेणियां क्यों मिल रही थी आपको। अच्छा, ये बात तो आपको क्लियर हुई ना कि स्पेक्ट्रम जो बना होगा उसमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कैसे बनाया जाता है, याद है आपको। डिस्चार्ज ट्यूब में मटेरियल भरते हैं गैसियस फॉर्म में और एक्साइट कर देते हैं, तो वो अपने अंदर से क्या करते हैं, ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित करने में भी क्या हर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी उत्सर्जित होगी, आंसर इज नो। कुछ निश्चित फ्रीक्वेंसी ही क्या हो पाएंगी, केवल उत्सर्जित होंगी। देखो, इतनी एनर्जी से जो फ्रीक्वेंसी बनती होगी वो उत्सर्जित होगी, इतनी एनर्जी से जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो उत्सर्जित होगी, इतनी एनर्जी से जो फ्रीक्वेंसी बनती होगी वो एमिट हो जाएगी, इससे जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो उत्सर्जित हो जाएगी, इससे जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो उत्सर्जित हो जाएगी, इससे जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो उत्सर्जित हो जाएगी। लेकिन अब इसमें अगर हम देखें, इतने से इतनी एनर्जी से जो फ्रीक्वेंसी बनेगी क्या वो उत्सर्जित होगी, आंसर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इतनी ऊर्जा कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा ही नहीं अपने अंदर से। समझ आ रहा है? तो कुछ निश्चित ऊर्जा को ही उत्सर्जित करेंगे, इसीलिए कुछ निश्चित फ्रीक्वेंसी ही हमको स्पेक्ट्रम में मिलती भी हैं। सारी फ्रीक्वेंसीज हमें स्पेक्ट्रम में नहीं मिलती, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता हमको। भाई फ्रीक्वेंसी किस पर बहुआ डिपेंड करती है, याद करो बेटा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको बताया गया, E2 माइनस E1 अपॉन H। ये क्या है, उत्सर्जित ऊर्जा और ये फ्रीक्वेंसी। तो जब उत्सर्जित ऊर्जा ही, हर एनर्जी उत्सर्जित ही नहीं हो रही है, तो सारी फ्रीक्वेंसी भी तो नहीं बनेंगी। अब देखो भैया, हमने ये कितने एनर्जी लेवल लिए हैं, चार एनर्जी लेवल्स के बीच में कितने उत्सर्जन संक्रमण बने हैं, 6 बने हैं। इसका मतलब है 4 एनर्जी लेवल्स के बीच में 6 उत्सर्जन संक्रमण बने, मतलब 6 टाइप की एनर्जी की कितनी वैल्यू उत्सर्जित हुई है, 6। ये वाली एनर्जी उत्सर्जित हुई है, ये वाली हुई है, ये वाली हुई है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, बाकी ऊर्जाएं उत्सर्जित नहीं हुई। तो जब हमने 4 एनर्जी लेवल्स लिए ना, तो एनर्जी की कितने मान, कितने वैल्यूज एनर्जी की उत्सर्जित हुई, आंसर है 6 वैल्यूज उत्सर्जित हुई। अब जब एनर्जी की 6 वैल्यूज एमिट हुई हैं, तो फ्रीक्वेंसी की भी कितनी वैल्यू मिलेंगी, 6। इसलिए इसका स्पेक्ट्रम बनाने जाओगे तो 6 जगहों पर लाइन आपको मिलेगी, बस। पूरा कॉन्टिन्यूअस क्यों मिलेगा, पूरा कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, पूरा कॉन्टिन्यूअस तो कम मिलता है, सन का मिलता है पूरा कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि सन वाली एनर्जी में हर एनर्जी होती है और हर फ्रीक्वेंसी उसमें मौजूद है, इसीलिए पूरा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम उसका मिलता है। लेकिन क्या एटम वाले में हर एनर्जी और हर फ्रीक्वेंसी मौजूद है, बताइए। हर एनर्जी और हर फ्रीक्वेंसी उसमें मौजूद है क्या? नहीं है। उसमें कुछ निश्चित एनर्जी ही उपस्थित है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। इसीलिए केवल 6 लाइनें आपको मिलेंगी, बस। लेकिन हमने ये कितना लेके बताया है आपको, 4। अगर 3 का लेके हम बताएंगे, 3 का लेके बताएंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन वापस आते समय कितनी कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। या तो ये वाली ऊर्जा उत्सर्जित होगी उससे,
या तो ये वाली ऊर्जा उत्सर्जित होगी या तो ये वाली ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो ऊर्जा के कितने मान उससे उत्सर्जित होंगे जब वो हायर से लेवल में आएगा? 3 एनर्जी लेवल्स के बीच में। आंसर है 3। और उन 3 एनर्जी से जो फ्रीक्वेंसी बनती होगी केवल वही फ्रीक्वेंसी भी आपको दिखेगी, केवल वही फ्रीक्वेंसी परमाणुओं से निकलेगी एनर्जी की। तो 3 जगह पर ही तो लाइन आपको दिखेगी। पूरा कॉन्टिन्यूअस क्यों मिलेगा भाई? देखो इसको थोड़ा अच्छे से समझो। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब मिलता है बताइए अच्छा हमको? जब उत्सर्जित ऊर्जा में हर आवृत्ति की ऊर्जा उपस्थित हो। सन से जो लाइट आती है उसमें हर फ्रीक्वेंसी की लाइट मौजूद है, तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है? कॉन्टिन्यूअस। इसका बना दिया हमने। इसमें केवल कितनी मान ऊर्जा के बाहर आ रहे हैं? 3। अब ऊर्जा की 3 वैल्यू सर्जित हो रही हैं, तो इसका मतलब है 3 ही फ्रीक्वेंसी की विकिरण उससे बाहर निकल रहा है। अब 3 फ्रीक्वेंसी का विकिरण बाहर निकल रहा है तो वही 3 लाइट आपको दिखेगी, बस, बाकी आपको नहीं दिखेगी। तो बामर ने जो सबसे पहले ये करके देखा था, उनको उस समय 20,000 लाइनें दिखी थी, उसका नाम बामर सीरीज रखा गया था। उसके बाद बहुत असंख्य रेखाएं देखी गई फिर उसमें, और ज्यादा टेक्नोलॉजी लगा करके। तो ये एनर्जी उन्होंने, ये लाइंस क्यों दिखी? ये इन्हीं वजह से दिखी थी, क्योंकि वहां पर ये हमने बनाया है हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां आपको इसमें दिखाई गई हैं। देखो ये ग्राउंड लेवल, 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसे। ये कौन सा लेवल है? इसका क्या बोला करेंगे? ग्राउंड लेवल है ये, ग्राउंड एनर्जी लेवल, मूल ऊर्जा स्तर। इसके ऊपर की ये सारे के सारे क्या हैं बता सकते हैं? एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्थाएं हैं ये। याद आ रहा है आपको? अभी बताया था हमने। सबसे लास्ट वाली ये अवस्था कौन सी होगी? इन्फिनिटी, आयनित अवस्था होगी ये। ठीक है। अब समझाया गया कि ये क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो लाइमन श्रेणी के बारे में समझने की कोशिश करिए। ये जो सीरीज बनी हुई है ये लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज हालांकि हमको दिखती नहीं है क्योंकि ये पराबैंगनी भाग में आती है। और आप जानते हैं पराबैंगनी भाग में क्यों आती है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्योंकि इसमें जो ऊर्जाएं उत्सर्जित होती हैं वो देखी कैसी कैसी होती है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, इतनी एनर्जी उत्सर्जित करेगा। ये एनर्जी का गैप भी बहुत ज्यादा होता है, 10.2। यहां से या तो यहां पर आएगा, या तो यहां से यहां आ रहा होगा, या तो यहां से यहां आ रहा होगा। ऐसे किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से जब वो प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है, उस वक्त जो ऊर्जा वो अपने अंदर से निकालता है ना, वो ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है बेटा कि उस ऊर्जा से जो आवृत्ति बनती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैसी होती है? बहुत ज्यादा। और हाई फ्रीक्वेंसी विद्युत चुंबकीय तरंगों में देखिए तो हाई फ्रीक्वेंसी सबसे पहले गामा आता है, फिर एक्स रेज आती है, फिर अल्ट्रावायलेट आती है, फिर उसके बाद विजिबल रेंज आता है। तो क्योंकि इनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा रहती है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आते हैं इनका गैप इतना बड़ा बड़ा रहता है, इतनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, इतनी हो रही है। तो इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होने के कारण इनसे जो एनर्जी बाहर निकलती है उसकी आवृत्ति भी बहुत ज्यादा होती है। और हाई फ्रीक्वेंसी, वो हाई फ्रीक्वेंसी हमें दृश्य प्रकाश में नहीं मिलती। वो हाई फ्रीक्वेंसी किस रेंज के अंतर्गत आती है? पराबैंगनी में आती है। इसलिए लाइमन श्रेणी हमको कहां पर मिलती है? पराबैंगनी भाग में मिलती है। ये सीरीज हमको बामर सीरीज दिखाती है। बामर सीरीज यहां पर शो की गई है। अब देखो बामर सीरीज में ये एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, और ऊपर के गैप भी तो कम हो रहे हैं। तो ये वाली एनर्जी जो होंगी, ये वाली एनर्जीज जो होंगी वो इनकी तुलना में कैसी होंगी? कम होंगी। एनर्जी कम होगी, जो रेडिएशन एमिट होगा अगर उसकी एनर्जी कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी? कम होगी।
अब कम फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा वायलेट से कम फ्रीक्वेंसी, पराबैंगनी से कम फ्रीक्वेंसी कहां पर आ जाएगी? दृश्य क्षेत्र में। तो ये बामर सीरीज हमको कहां मिलती है? दृश्य क्षेत्र में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी कम और आ रही है। इसके बाद लाइमन बामर, ये सीरीज किसको शो करती है? पाश्चन सीरीज। ऐसे ही ये ब्रैकेट और ये सीरीज फुंड को रिप्रेजेंट करती है। समझ रहे हैं? अब देखो पाश्चन में क्या हुआ? पाश्चन में इतना एनर्जी केवल, और बेटा जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो आप, गैप भी कम हो रहा है, ये भी समझने की कोशिश करिए। तो ये वाली एनर्जी उत्सर्जित होगी, ये वाली एमिट होगी, ये वाली एमिट होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी। और ये ऊर्जाएं कैसी हैं? इसकी तुलना में भी ये कैसी हो गई? कम। अगर इसकी तुलना में एनर्जी कम हो गई तो जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उसकी आवृत्ति भी कैसी हो गई? कम। अगर आवृत्ति कम हो गई तो दृश्य से जब आवृत्ति कम हुई तो कहां पर आ गए हम लोग? अवरक्त में आ गए, इंफ्रारेड में। तो ये कहां मिलेगी? इंफ्रारेड में। हमने देखा इंफ्रारेड में ये भी मिल जाती है, ये भी मिलती है, और ये भी इंफ्रारेड में मिलती है। ये सब के सब हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की वो श्रेणियां हैं जिनको आपने पढ़ा हुआ था, और आप जानते हैं इसको देखकर आप इनकी परिभाषा बना सकते हो। अगर कोई आपको बोले लाइमन श्रेणी की क्या परिभाषा होगी तो आप बता सकते हो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सब आ कहां रहे हैं? मूल ऊर्जा स्तर में। कहां से? किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से। इससे भी आ सकते हैं, इससे भी आ सकते हैं, इससे, किसी से भी। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया। कैसे? कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है तो वो अपने अंदर से जो ऊर्जा उत्सर्जित करता है वो ऊर्जा लाइमन श्रेणी की रेखाओं को प्रदर्शित करता है। समझ रहे हैं? वो ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, और वो फ्रीक्वेंसी लाइमन सीरीज के अंतर्गत आ जाती है, वेवलेंथ लाइमन सीरीज के अंतर्गत आ जाती है उसकी। तो क्या परिभाषा बनी? कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है तो उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो पराबैंगनी क्षेत्र में हमको पराबैंगनी क्षेत्र में मिलती है, और इसे क्या बोलते हैं? लाइमन श्रेणी बोलते हैं। बामर श्रेणी की डिफिनेशन कैसे बनाओगे? फिर ध्यान से सुनिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो उसके द्वारा उत्सर्जित जो भी ऊर्जा होगी उसकी तरंग दैर्ध्य हमें दृश्य क्षेत्र में मिलती है। समझ रहे हैं? और इस श्रेणी को हम कौन सी श्रेणी बोलते हैं? बामर श्रेणी कहते हैं। यह बता सकते हैं। पाश्चन के लिए क्या डेफिनेशन बनाएंगे? जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरी ऊर्जा स्तर में आता है तो उससे उत्सर्जित ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। इस श्रेणी को पाश्चन श्रेणी कहा जाता है। ब्रैकेट की परिभाषा बताइए। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है तो उससे उत्सर्जित ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। इस श्रेणी को ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। तो ऐसे तरीका सबका सेम है, बस ये देख रहे हैं कि कहां से कौन सा आता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा की तरंगें कौन सी होंगी? लाइमन वाले। इसीलिए फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, तभी तो अल्ट्रावायलेट में मिलती है जाके ये। तो हमको दिखती नहीं है, उसके लिए हम अपना दूसरे मेथड लगाते हैं देखने के लिए, लेकिन ये मिलती है मुझको। समझ आ रहा है? तो ये इस लेसन में जो एटम का लेसन है ना, इसमें कुछ नाम ऐसे रहे हैं जिनको आपको याद रखना है। नए नाम आए हुए हैं। उत्सर्जन संक्रमण, अवशोषण संक्रमण। इसके बाद इनके नंबर क्या होंगे? ये श्रेणियां जो आप देख रहे हैं। परमाणु कुछ निश्चित ऊर्जाओं को अवशोषित या उत्सर्जित करते हैं, सब ऊर्जाओं को अवशोषित या उत्सर्जित नहीं कर पाते। ये छोटी मोटी चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है? तो आप इसे समझ लीजिए। इसमें कोई डाउट आता है तो मुझे बताइएगा।
अगर मुझे लगेगा कि आपको ये चीज़ें कम समझ में आई हैं, तो जब आप कल आएंगे तो मैं एक बार फिर से इसको क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। फिर आपको और भी चीज़ें थोड़ा सा गहराई से समझ में आ जाएंगी। तो आज इतना ही रख लेते हैं फिजिक्स में, हम लोग आगे और पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।